इमरान ने मालगाड़ी पर सवार होने का फैसला किया। स्टेशन मास्टर भी लाल और सब्ज़ झंडियां हाथ में पकड़े प्लेटफार्म पर खड़ा था। इसका मतलब था कि मालगाड़ी आने वाली है। वो प्लेटफार्म की तरफ से मालगाड़ी के किसी डब्बे में दाखिल नहीं होना चाहता था। इस तरह वो देखा जा सकता था। वो बेंच पर से उठकर टहलते टहलते प्लेटफार्म के आखिरी सिरे पर पहुंच गया और लाइन से नीचे उतर गया और इसकी दूसरी तरफ कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वो दूसरी जानिब से मालगाड़ी में सवार होना चाहता था। प्लेटफार्म पर दो कुल्ली रेलवे स्टेशन के बड़े बॉक्स के पास आकर खड़े हो गए। इमरान खामोशी से बैठा रहा। मालगाड़ी प्लेटफार्म पर आकर रुकी। दो हैकल कोयले का इंजन शां शां करते हुए इमरान के करीब से गुजरा और आगे जाकर रुक गया। कुल्ली और स्टेशन मास्टर मालगाड़ी के डब्बों के पीछे छुप गए थे। इमरान जल्दी से उठा और मालगाड़ी के डब्बों के साथ साथ पीछे की तरफ चलने लगा। मालगाड़ी के डब्बे बंद थे। एक डब्बे का दरवाज़ा खुला हुआ था। इमरान उसमें घुसकर कोने में बैठ गया। मालगाड़ी का ये डब्बा बिल्कुल खाली था। ये डब्बा गाड़ी के इंजनों से 2-3 बोगियां छोड़कर था। इस इंजन में से स्टीम के खारिज होने की आवाज़ आ रही थी। 1-2 मिनट के बाद ही इंजन की सीटी बजी और फिर छक छक करते हुए इंजन गाड़ी को आगे की तरफ लेकर जाने लगा। इमरान कोने में ही बैठा रहा। मालगाड़ी आमतौर पर तेज़ नहीं चला करती। इनकी स्पीड एक ख़ास लिमिट के अंदर होती है। वो इसी रफ्तार से चलती हैं। ये मालगाड़ी की भी एक ख़ास स्पीड पर ही चल रही थी। इसने किसी छोटे स्टेशन पर नहीं रुकना था। मालगाड़ी जैसे जैसे भोपाल से दूर होती जा रही थी, इमरान अपने आप को ख़तरे से दूर महफूज कर रहा था। छोटे छोटे कई स्टेशन आए। मालगाड़ी वहाँ से रन थ्रो करती गई। रेलवे मजदूर की ज़बानी इमरान को मालूम हो चुका था कि आगे बड़ा शहर होशंगाबाद आएगा। मालगाड़ी होशंगाबाद के स्टेशन पर रुकी। इमरान ने ज़रा सा बाहर निकाल कर देखा। मालगाड़ी रेलवे यार्ड के एक प्लेटफार्म पर खड़ी थी। वो पीछे एक बोगी में से माल निकाल रही थी। गाड़ी यहाँ देर तक खड़ी रही। इमरान कोने में छुपकर बैठा रहा। फिर इंजन ने विसल दी और मालगाड़ी आगे की तरफ चल पड़ी। आगे खंडवा और नासिक के बड़े स्टेशन थे। मालगाड़ी इन शहरों को पीछे छोड़ती गई। इसके बाद मुंबई था। सूरज गुरूब हो रहा था। मालगाड़ी मुंबई पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, इमरान खामोशी से उतर गया और गाड़ी से हटकर आगे को चलने लगा। गाड़ी एक छोटे से प्लेटफार्म पर रुकी थी जहां रेल के पटरियों का वसी जाल बिछा हुआ था। वो बड़े तमाद के साथ एक तरफ को चल पड़ा जिधर से मुंबई के बड़े स्टेशन की इमारत गुरूब होते हुए सूरज की तरह नज़र आ रही थी। वो किसी न किसी तरह स्टेशन से बाहर एक सड़क पर निकल आया। एक जगह नलके पर उसने पानी पिया। उसका पेट खाली था। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन कमांडो भूख पर काबू पाना जानते हैं। अब उसे अपने खुफिया हेडक्वार्टर यानी मास्टर स्पाई अब्दुल सत्तार के रेस्ट हाउस में पहुंचना था। अब्दुल सत्तार का ऑफिस वहां से काफ़ी दूर था। मुंबई शहर के दूसरे किनारे पर था, लेकिन उसका रेस्ट हाउस वहां से 3-4 मील के फासले पर था। इमरान रेस्टोरेंट में पहुंच गया। ढलते सूरज की गुलाबी रोशनी में मुंबई शहर की इमारतें चमक रही थी। इमरान की जेब खाली थी। वो रिक्शा टैक्सी पर नहीं जा सकता था। पैदल ही चलता रहा। आखिर उसे दूर से नारियल के दरख्तों का वो झुंड नज़र आ गया जिसके करीब ही स्पाई मास्टर अब्दुल सत्तार का रेस्ट हाउस था। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो खैरियत के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। वो पीछे की जानिब से होता हुआ रेस्ट हाउस में दाखिल होना चाहता था। रेस्ट हाउस के पीछे एक छोटा सा बागीचा था जिसके सामने से एक कच्चा रास्ता गुजरता था। इस वक्त इर्द गिर्द की बिल्डिंगों के फ्लैटों की बत्तियां रोशन हो गई थी। इमरान ने देखा कि रेस्ट हाउस पर अंधेरा छाया हुआ है। सिर्फ अकबी लॉन की एक बत्ती जल रही है। इमरान बागीचे के बाहर आकर रुक गया। उससे शक हुआ। आमतौर पर इस वक्त रेस्ट हाउस की बत्तियां रोशन हो जाया करती हैं। और बगीचे की बाड़ के साथ साथ चलता कोने में आकर झाड़ियों की ओट में सामने देखने लगा। उसका शक दुरुस्त निकला। रेस्ट हाउस के गेट पर मुंबई पुलिस के 3 सिपाही नज़र आ रहे थे। एक सिपाही स्टूल पर बैठा था और 2 सिपाही उसके पास खड़े सिगरेट पी रहे थे। इमरान जल्दी से पीछे हट गया और कच्ची सड़क पर पीछे की तरफ तेज़ तेज़ चलने लगा। शाम का हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। उसने देखा कि सामने एक दरख्त के पास एक सिख मौसमियों की चाबड़ी आगे रख कर बैठा है। वह खामोशी से सर झुकाते उसके पास से गुजर गया। 2 कदम आगे गया होगा कि उसे पीछे से सरदार जी ने आवाज़ दी, आगे न जाना। इमरान वहीं रुक गया। उसने ताज्जुब से गर्दन मोड़कर
सरदार जी को देखा। दरमियानी उम्र का दुबला पतला सिख था जिसने सर पर नस्वारी रंग की पगड़ी पहन रखी थी। इमरान हैरान हो गया था। सरदार जी ने उसे आगे जाने से क्यों रोका और ये कौन है? इतने में सरदार जी ने कहा, मेरे पास आओ, देर ना करो। इमरान सरदार जी के पास चला गया। बैठ जाओ, सरदार जी ने कहा। इमरान ने बैठने की बजाय उससे पूछा, तुम कौन हो, क्या बात है? इस वक्त सरदार जी ने एक ख़ास जुमला बोला। ये जुमला अब्दुल सत्तार के खुफिया हेडक्वार्टर का ख़ास कोड जुमला था, यानी ये खुफिया जुमला था, और उसको बोलकर मुंबई के इलाके में काम करने वाले जासूस अपने शनाख्त करवाते थे। इमरान को ये समझने में देर न लगी कि यह अपना ही आदमी, और जल्दी से उसके छाबड़े के पास बैठ गया और एक मसमी उठाकर उससे छीलने लगा। सरदार जी ने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, यहाँ से मेरे साथ निकल आओ। सिख सरदार ने छाबड़ी वहाँ छोड़ी और इमरान को साथ लेकर तेज़ तेज़ कदमों से उसके पीछे चलने लगा। जिस तरफ से इमरान आया था शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। सिख सरदार बड़ी तेज़ी से चल रहा था। इमरान समझ गया कि वहाँ कोई ख़ास बात हो गई है, वरना आज तक रेस्ट हाउस में पुलिस का सिपाही नज़र नहीं आया था। सिख सरदार इमरान को लेकर इस इलाके में आ गया जहाँ मजदूरों की छोटी छोटी झोंपड़ियाँ थीं और एक एक कमरे वाले फ्लैटों की पुरानी इमारतें भी खड़ी थी। यहाँ आकर सिख सरदार ने एक ऑटो रिक्शा ले लिया, इमरान को अपने साथ बैठा लिया और रिक्शे वाले को एक ख़ास इलाके में जाने के लिए कहा जो हम मसाले तनस अभी नहीं बता रहे। इस इलाके में एक छोटे से गुरुद्वारे के पिछवाड़े आकर सरदार ने रिक्शा छोड़ दिया। वहाँ से कुछ फासले पर एक जानिब एक क्वार्टर था जिसके बाहर बत्ती चल रही थी। सिख सरदार ने जेब से चाबी निकालकर क्वार्टर का ताला खोला और कमरे में आकर बत्ती रोशन कर दी। ये एक छोटा कमरा था जिसमें एक चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था। 3-4 बांस की छोटी कुर्सियां पड़ी थी। सिख सरदार ने कहा, यहाँ बैठ जाओ इमरान। इमरान का नाम भी वो जानता था। इमरान बैठ गया। सिख सरदार ने कहा, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊँ, इसके बाद बात करेंगे। खाने से फारग होकर उसने हाथ धोया और कुर्सी पर बैठते हुए सिख सरदार से पूछा, बात क्या हुई है? सिख सरदार ने कहा, किसी ने मुखबरी कर दी थी। CIA ने पुलिस के साथ छापा मारा और बूढ़े खानसामा अब्दाल को पकड़ लिया। अब्दुल सत्तार वहाँ नहीं था। पुलिस ने उसके शहर वाले ऑफिस पर भी छापा मारा। सेठ को भी खबर हो गई थी। वो पुलिस के आने से पहले ही फरार होने में कामयाब हो गया। अब पुलिस की गार्ड रेस्ट हाउस के बाहर बैठी है। जो कोई वहाँ आता है उसे गिरफ्तार कर लेती है। इमरान को ताज्जुब बिल्कुल ना हुआ क्योंकि पुलिस का छापा जो गेम वो खेल रहा थे उसमें होना ही था। इसे अफसोस हो रहा था कि मुंबई पुलिस ने उनके खुफिया हेडक्वार्टर पर कब्ज़ा कर लिया था। उससे ये इत्मीनान था कि सेठ सत्तार यानी मास्टर स्पाई फरार होने में कामयाब हो गया। उसने सरदार से पूछा, अब्दुल सत्तार भाई इस वक्त कहाँ हैं? सरदार बोला, वो जहाँ हैं वहाँ भी तुम्हें कल मैं ले चलूँगा। रात और ज़्यादा गुजर जाए, इतनी देर में यहाँ आराम करो। यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो, यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन तुम अंदर से कुंडी लगा कर रखना। सरदार चला गया। इसके जाने के बाद इमरान ने कुंडी लगाई और बिस्तर पर लेट गया। खुदा जाने वो कब का जगा हुआ था। बिस्तर पर लेटे ही उसे नींद आ गई। आँखें उस वक्त खुली जब सरदार ने उसे जगाया। क्या टाइम हुआ है? इमरान ने उठते ही पूछा। सिख सरदार ने कहा, रात के 2 बजे हैं। मैं 2 बार तुम्हें जगाने आया मगर तुम बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। मैंने ना जगाया, लेकिन अब जागना ज़रूरी हो गया। मेरे साथ आ जाओ। क्वार्टर के बाहर एक पुराने मॉडल की काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। सिख सरदार ने इमरान को अपने साथ वाली सीट पर बिठा लिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। दूर मुंबई शहर की इमारतों में खूब रोशनियां हो रही थी। जिस सड़क पर उनकी गाड़ी जा रही थी वो तकरीबन खाली थी। किसी जगह कोई गाड़ी गुजर जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता शहर के रोशनियां पीछे हटती गई। एक जगह पहुंचकर सिख सरदार ने गाड़ी पक्की सड़क से उतार दी और कच्ची सड़क पर डाल दी। इस सड़क पर काफ़ी देर तक गाड़ी चलती रही। शहर की इमारतें बहुत पीछे रह गई थी। सड़कों की दोनों जानिब कहीं खेत और कहीं दरख्त ही दरख्त। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सितारों की धुंधली सी रोशनी नज़र आ रही थी जिसमें दरख्तों के हियोले दिखाई दे रहे थे। गाड़ी अब एक जंगल में दाखिल हो गई। यहाँ ज़मीन ऊंची नीची थी और इधर उधर ऊंचे टीले भी नज़र आ रहे थे। सिख सरदार बड़ी तवज्जो और खामोशी से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी दरख्तों के दरमियान बनाए हुए छोटे से रास्ते पर चल रही थी और उसे हल्के हल्के दशके लग रहे थे। एक जगह गाड़ी ज़रा सा घूम कर रुक गई।
इमरान ने अंधेरे में गौर से देखा। उसे दरख्तों के नीचे कटे हुए दरख्तों के बड़े बड़े शतीरे नज़र आए। इसके अकब में ज़रा ऊंची जगह पर एक कोठरी सी अंधेरे में नज़र आ रही थी। सिख सरदार कोठरी की तरफ बढ़ा। ये कोठरी कपड़ेल की ढलवान छत वाली एक बड़ा खोखा सा था, जिसके आगे तंग से बरामदे में 2 बांस की कुर्सियां पड़ी हुई थी। सिख सरदार ने कोठरी के दरवाजे पर आहिस्ता से 3 बार दस्तक दी। इमरान सिख सरदार के पास ही खड़ा था। तीसरी बार दस्तक देने पर कोठरी का दरवाज़ा खुला। कोठरी की धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। इमरान के सामने उस स्पाई मास्टर अब्दुल सत्तार खड़ा था। उसे देखकर वो मुस्कुरा रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लग कर मिले। सिख सरदार चला गया। कोठरी में लोहे की चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था। पास ही 2 कुर्सियां पड़ी थी। सेठ सत्तार चारपाई पर और इमरान कुर्सी पर बैठ गया। इमरान ने पूछा, सत्तार साहब, ये सब कुछ कैसे हो गया? इस्लाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने वाले मास्टर स्पाई सत्तार साहब मुस्कुरा कर कहने लगे, मेरे अजीज़, जो ख़तरनाक खेल हम खेल रहे हैं उसमें तो ऐसा होता ही है। बस किसी जगह हमसे कहीं गफलत हो गई होगी और हमारी कमज़ोरी से दुश्मन ने फ़ायदा उठा लिया होगा और हमारी मुखबिरी हो गई होगी। आपके कारोबार का क्या बना? इमरान ने फ़िक्रमंद होकर पूछा। वो बेनियाजी से बोले, अरे भाई, कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सरबुलंदी की खातिर कारोबार तो क्या, हमारी जान भी चली जाए तो हमें कुछ परवाह नहीं। तुम सुनाओ, तुम्हारे मिशन की कामयाबी की खबर तो हमने अखबारों में पढ़ ली थी। अगरचे खबर इंडियन प्रेस ने बड़ी गोल मोल करके दी थी, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरे बहादुर शेर ने मैदान मार लिया है। इमरान ने उन्हें बताया कि आखिरी वक्त पर मुझे इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया था और बड़ी मुश्किल से फ़रार होने में कामयाब हुआ। इमरान ने उन्हें अपने पकड़ने जाने का सारा मंजर सुनाया और किस तरह एक पुरस्कार औरत ने उसे बचाया। ये सब कहानी उसने सुनाई तो वो हंस पड़े और कहने लगे, इमरान, तुम नूर महल कनीज़ के महल की बात तो नहीं कर रहे? जब इमरान ने उन्हें उस तारीखी इमारत का महल वक़ूअ बताया तो वो संजीदा हो गए। कहने लगे, इस इमारत के बारे में कई किस्म की मारवाई कहानियाँ मशहूर हैं। कहते हैं कि जहांगीर बादशाह के ज़माने में इस महल में किसी नूर महल नाम की कनीज़ महलाती साजिश के तहत जहर देकर हलाक कर दिया गया था। इसकी रूह आज भी इस इमारत के इर्द गिर्द मंडराती है। इसी ने तुम्हारी मदद की होगी। बहरहाल खुदा ने तुम्हें पुलिस से बचाना था, उसने किसी बहाने से तुम्हें बचा लिया। इतने में एक दराज कद जवान जिसके ने पिस्तौल लगा रखा था हमारे लिए चाय भी चैनक और 2 प्यालियाँ लेकर आ गया। जब वो चाय रख कर चला गया तो इमरान ने सत्तार से पूछा, यहाँ आपके साथ और कौन कौन है? सत्तार साहब बोले, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यूँ समझ लो कि यहाँ अकेला नहीं हूँ। जहाद कश्मीर के कुछ मुजाहिद भी मेरे साथ हैं। मुझे मालूम था कि तुम्हारा मिशन मुकम्मल होगा और तुम सीधा मेरे रेस्ट हाउस पर आओगे। मैंने अपने एक कारकुन सरदार गोविंद सिंह को तुम्हारी ड्यूटी पर लगा दिया था। तुम जिस वक्त भी आओ वो तुम्हें रेस्ट हाउस जाने से पहले हालात से बाखबर कर दे और अपने साथ यहाँ ले आए। इमरान ने कहा, वही सरदार जी मुझे यहाँ लेकर आया है। सेठ सत्तार ने कहा, हाँ वही सरदार जी, इनका नाम गोविंद सिंह है और खालिस्तान की तहरीक खालसा दिल के सरगर्म कारकुन हैं और मकबूजा कश्मीर और भारतीय फ़ौजी कब्ज़े के ख़िलाफ़ भी बड़ी सरगर्म काम कर रहे हैं। भारत में सिखों की आज़ादी, रियासत खालिस्तान के क़याम के अलावा वो कश्मीर को भी भारतीय फ़ौजी तसल्लुत से आज़ाद करवाने की हामी हैं। वो चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। इमरान ने उन्हें कहा, मैं यहाँ से वापस अपने कश्मीरी मुजाहिद भाइयों के पास जाना चाहता हूँ, उन्हें मेरी ज़रूरत होगी। इस पर सेठ सत्तार के एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। फिर कहने लगे, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जहाद कश्मीर में कुफ़ार के ख़िलाफ़ अपने मुजाहिद भाइयों के शाना बशाना लड़ो, लेकिन हेडक्वार्टर से अभी कल ही मुझे एक सिग्नल रूल हुआ है जिसमें तुम्हारे बारे में कुछ पूछा गया है। शायद तुम्हें कोई और मिशन दिया जाने वाला हो।
मुझे इनसे बात कर लेने दो, इसके बाद ही कोई फ़ैसला कर सकेंगे। थोड़ी रात बाकी रह गई, मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी देर थोड़ा आराम कर लो। मैं सुबह दिन निकलने से पहले हेडक्वार्टर के साथ राब्ते कायम करके तुम्हारे बारे में इतला ले लूँगा। सेठ सत्तार ने आवाज़ दी। वही दराज कद नौजवान कोठरी में दाखिल हुआ। सेठ सत्तार ने इमरान से कहा, तुम अब्दुल्ला के साथ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारी कोठरी में पहुंचा देगा। दराज कद नौजवान का नाम अब्दुल्ला था। वो इमरान को करीब ही कटीले के अकब में वाक़ एक छोटी सी कोठरी में ले आया। वहाँ भी एक चारपाई बिछी हुई थी। इमरान बिस्तर पर लेटकर कुछ सोचने लगा और आखिर सो गया। सुबह दरख्तों पर चिड़ियों के शोर ने उसे जगाया। सुबह हो चुकी थी, दरख्तों में धूप फैली हुई थी। किसी तरफ से लकड़ी के शतूरों को तराशने वाले आरा मशीन के चलने की आवाज़ आ रही थी। इमरान कलमा शरीफ पढ़ते हुए चारपाई से उठकर कोठरी से बाहर रोशनी और ताज़ा हवा में आ गया। सामने से अब्दुल्ला आ रहा था। करीब आकर बोला, तुम्हें सेठ सत्तार साहब याद कर रहे हैं। सेठ सत्तार अपनी कोठरी में बैठकर एक नोटबुक खोल कर पढ़ रहे थे। कमांडो इमरान उनके पास आकर बैठ गया। सेठ सत्तार ने नोटबुक बंद कर दी और इमरान की तरफ पूरी तवज्जो से देखकर बोले, इमरान, तुम्हें एक बड़ा अहम मिशन पर भेजा जा रहा है। इतना कहकर सेठ सत्तार खामोश हो गए।